वो लिखा दिया क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला लिखा दिया था हैं? अच्छा, एक ही क्वेश्चन किए थे हम लोग। तो हम लोग ना ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ रहे हैं, तो आज न्यूमेरिकल करने वाले हैं, ठीक है। तो पीछे का थोड़ा फॉर्मूला बता दिया था मैं, तो एक बार मैं फॉर्मूला आपको फिर से बता दे रहा हूँ, अब फिर अपन लोग उस पर न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है ना। तो फॉर्मूला है भैया, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करते हैं, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। ऐसे करते 2 मिनट इसका डेरिवेशन ही देख लेते हैं, ठीक है। तो पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी, ये सब जानते हो आप लोग। ये आइडियल गैस पे लगता है, ठीक है। इसको अपन अगर आइडियल सॉल्यूशन में लगाने जाएंगे, फॉर आइडियल सॉल्यूशन, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर को रिप्लेस कर देंगे पाई से। पाई क्या है बेटा, पाई है अपना ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। V जो वहां क्या होता था, वॉल्यूम ऑफ गैस, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में V क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस, उसको हम लोग यहां लिख देंगे बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि लीटर में हो जाएगा, ठीक। N जो है वहां मोल्स ऑफ गैस होता था, इसको अपन लोग करने वाले हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट से चेंज कर देंगे। R तो वही है अपना गैस कांस्टेंट, और T जो है वो हो जाएगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वहां भी टेम्परेचर था, यहां भी टेम्परेचर है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब अगर केल्विन में टेम्परेचर होता है तो उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोल देते हैं, ठीक है जी, है ना। तो यहां से पीवी इज इक्वल टू एनआरटी की जगह, पी की जगह पाई करने वाला हूं, पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक। पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बाय वी आर टी। एन क्या है, एन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक, डिवाइडेड बाय वी। वी क्या है, वी है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मोल्स बाय वॉल्यूम, ये कन्वर्ट हो जाएगा क्या में, मोलैरिटी, जिसको ऐसे तो एम से डिनोट करते हैं, यहां हम लोग सी कंसंट्रेशन से डिनोट करते हैं। तो एन बाय वी बराबर क्या हो गया, सी। तो एन बाय वी की जगह सी लिख देंगे, तो पाई इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आ जाएगा, सी आर टी। समझ में आया भैया, ठीक। आर क्या है, गैस कांस्टेंट। अच्छा, अब आर की कई वैल्यूज होती, अपन यहां प्रेशर निकालेंगे एटीएम में, तो आर की वैल्यू लेंगे 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, या अगर बार में निकालेंगे तो 0.0831 लीटर बार पर मोल पर केल्विन। समझ में आया। अब इस आज की क्लास में हम लोगों को करना क्या है, मैं थ्योरी पीछे पढ़ा चुका हूं, आज न्यूमेरिकल कराने वाला हूं। आज की क्लास में इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल करना है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इतना नोट कर लो आप लोग, मैं 2 मिनट दे रहा हूं, फिर मैं न्यूमेरिकल कराना चालू करूंगा। जो लोग पीछे आए थे वो लोग कर चुके हैं नोट ऑलरेडी, तो आप लोग को करने की जरूरत नहीं है। जो लोग नए हैं वो लोग नोट कर लेंगे। वो कहाँ गायब हो गया फिर देवेश, बोर्ड का पेपर देने फिर गया। अच्छा, दोनों ही इंप्रूवमेंट का पेपर, चलो जल्दी से नोट करो। एसी को काम करना है। अच्छा, तू ठंडा हो गया है। एक क्वेश्चन पहले में यार, तू कहीं देखा देखा लग रहा है यार, फिर क्या स्कोर था लास्ट। चल, हो गया क्या बेटा, लिखना हो गया गुड़िया, चल। तो लिखेंगे भैया 200 ml of a solution, 200 ml of a solution contains 18 grams of glucose. 200 ml of a solution contains 18 grams of glucose. Find out its osmotic pressure. Find out its osmotic pressure at 127 degree centigrade. Find out its osmotic pressure at 127 डिग्री सेंटीग्रेड इन एटीएम। एटीएम में बोला है तो आर की ये वाली वैल्यू लोगे 0.0821 वाली, ठीक है। फाइंड आउट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड इन एटीएम। फॉर्मूला कौन लिखेगा, बाद में लिखेंगे फॉर्मूला, है फॉर्मूला ही काट के चल, याद कैसे होगा फॉर्मूला है। फाइंड आउट इट ऑस्मोटिक प्रेशर एट एटीएम, एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड
इन एटीएम, इन एटीएम लगाओ, पाई इज इक्वल टू CRT लगाओ, आ जाएगा। 2 मिनट भैया है, क्या है, इस बिल्डिंग का पूरा पानी की सप्लाई यहीं से होता है, तो बिल्डिंग में जो लोग ऊपर रहते हैं वो पानी की प्यास तड़प रहे, तुरंत पानी नहीं मिल रहा है उन लोगों को। पाई इज इक्वल टू CRT, यानी क्या हो जाएगा, N/VRT। N हो गया मोल्स, किसके मोल्स, ग्लूकोज के। मोल्स कैसे निकालते हैं भैया, वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, ठीक, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू R इनटू T। अच्छा, वेट इन ग्राम, कितना ग्राम बोला है ग्लूकोज का, 18। ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6, ये ग्लूकोज होता है, ठीक है। इसका मोलर मास याद रख लेंगे बेटा, इसका मोलर मास होता है 180 ग्राम पर मोल। कितना होता है, 180, कुछ छोटा छोटा याद रखना है। मोलर मास ग्लूकोज का 180, 18 डिवाइडेड बाय 180। वॉल्यूम कितना बोल रहा है, 200 मिलीलीटर, तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे, 200 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, इंटू आर का वैल्यू क्या हो गया, 0.0821। टेम्परेचर 127 दिया है डिग्री सेंटीग्रेड में, डिग्री सेंटीग्रेड में पुट नहीं करते हैं, तो क्या करेंगे उसमें 273 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 10, ये भी 0, कितना आ जाएगा 400 केल्विन। समझ आया भैया, ठीक हो जाएगा। अब ये इसको ढंग से लिख देते हैं, 18/180, ये ऊपर चला जाएगा 1000/200 इंटू 0.0821 इंटू क्या 400। ये 0 से ये 0, ये 2 0 से ये 2 0, ये 18 से ये 18, ये 2 से ये बच गया 200, ठीक। ये 2 0 हटा देंगे तो यहाँ से डेसिमल हट के यहाँ आ जाएगा 8.21 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करना है सिंपली। हाँ जी, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 8 ज़ा 16, 16.4218। समझ में आया भैया कैसे कैसे किया मैं, ठीक। चलो नोट करो जल्दी से, तुम्हें अगला सवाल। आ गया था आंसर, बात करेगी फिर जल्दी चल। क्या हो गया है, टेस्ट हो गया ना, तू दिया नहीं दिया, फिर क्या हो गया, आखिरी वाला 5 क्वेश्चन हो गया, लिख लिए। हाँ जी, जो लोग नया है बेटा, एक और सॉल्यूट है बहुत फेमस जिसको बोलते हैं यूरिया। यूरिया होता है NH2CONH2, ये याद रखना है आपको, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर मास, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन है, 7 14 2 28 हो गया, ठीक। नाइट्रोजन का 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन का 4, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, ठीक है जी, है ना। तो ये कितना हो गया, 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 6 20, कैरी ओवर 2 4 5 और 6, कितना होता है मोलर मास इसका, 60 ग्राम पर मोल। ये भी याद रखेंगे ग्लूकोज के साथ साथ यूरिया, ठीक। डन, चलो सवाल लिखेंगे एक तो, फाइंड आउट ऑस्मोटिक प्रेशर, फाइंड आउट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1.8% 1.8% M/V, 1.8% M/V यूरिया सॉल्यूशन at 400 Kelvin, at 400 Kelvin, ठीक, इन ATM। शुरू हो जाओ चलो। 1.8% M/V का क्या मतलब बेटा, 1.8% M/V सॉल्यूशन है ना, इसका क्या मतलब है, जैसे मैं बोल रहा हूँ 20% का डिस्काउंट चल रहा है, इसका क्या मतलब है, 100 रुपए का बिल होगा तो 20 रुपए डिस्काउंट मिलेगा, 100 में 20 रुपए डिस्काउंट है ना। वैसे 1.8% का क्या मतलब है, 100 में 1.8, 100 टोटल यानी 100 सॉल्यूशन में 1.8 क्या है, सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है इस बार, यूरिया। समझ में आ गया। अब 100 क्या सॉल्यूशन का, ये M/V क्या दिखा रहा है, मास बाय वॉल्यूम। इसमें मास है सॉल्यूट का, M/V परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट, चिंता नहीं करना मैं करा दूंगा धीरे से, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक। तो ऊपर क्या आ रहा है, मास, मास किसका है, सॉल्यूट का, सॉल्यूट कौन है, यूरिया, तो यहां क्या आ जाएगा 1.8 ग्राम यूरिया। समझ में आया। और सॉल्यूशन का क्या है, वॉल्यूम, तो 100 ml, ठीक। तो 1.8% M/V से हमको क्या पता चल गया, 100 ml सॉल्यूशन में 1.8 ग्राम क्या है, यूरिया।
चलो अब बस इसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। सी की जगह क्या लिखोगे बोलो, एन बाय वी आर टी। ठीक, एन क्या हो गया उसके मोल्स, मोल्स कैसे निकलता है, वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। वेट इन ग्राम कितना दिख रहा है अपने को, 1.8 ग्राम। मोलर मास कितना होता है यूरिया का, 60। समझ में आया पक्का यहां तक के। और नीचे ये क्या है, वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कितना वॉल्यूम है भैया, 100 को काय से डिवाइड कर देंगे, 1000 लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं, इंटू आर इंटू टी करो, चलो आंसर आ जाएगा फटाक से। कितना है 10.45। बाकी 10.45 9.85 कैसे हो रहा है। आर का वैल्यू 0.0821। टेम्परेचर कितना दिया है 400 केल्विन। ठीक, ये 1230 से 1230 6 1 जा, अच्छा ये डेसिमल हटा देता हूँ, नीचे एक ठो 10 आ जाएगा, 6 1 जा और 6 3 जा 18। ठीक है, ये वाले जीरो से वाला जीरो, ये वाले जीरो से वाला जीरो कट गया। ऊपर क्या बच गया आपके पास, 3 इंटू 4 12 इंटू 0.821, इतना सा बच गया। ठीक है, तो 0.821 मल्टीप्लाइड बाय 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2 और 1 8 जा 8, 2 5 8 9, 3 के बाद डेसिमल, आंसर आ गया 9.852 ATM। ठीक है जी, समझ में आया पक्का, हो जाएगा। चलो अगला अगला लिखो। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, सड़ी सी चीज है, थोड़ा देर प्रैक्टिस करोगे बनने लगेगा। ठीक है, डरना नहीं बिल्कुल। अब बहुत न्यूमेरिकल भी नहीं पूछता है, इसलिए एकदम पागल होने की जरूरत नहीं। सब बाय वाले ही हो ना, तू मैथ्स वाली, तू बाय वाला है, तू बाय वाला है ना। हाँ, तो मैथ्स में तो तेरे को तो आता होगा, मैथ्स तेरा फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ्स, है ना। बाकी इन लोगों को नहीं आता होगा मैथ्स, तुम लोग बहुत डरते होगे, है नहीं। तो बहुत डरना नहीं है तुम लोगों को। पूरे जेई नीट के पेपर में 6 तो न्यूमेरिकल पूछ ले तो बड़ी बात है केमिस्ट्री में, है ना। लेकिन अपन वो 6 भी क्यों छोड़े, करके मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, और थोड़ा मैथ्स बनाएंगे यहाँ तो थोड़ा फिजिक्स में भी मदद मिलेगी, वहां भी 2 4 नंबर आ जाएंगे, है ना, जो जीरो आ रहे हैं अभी तक के, है ना। धीरे धीरे सुधरेगा। चलो तो लिखेंगे भैया, क्या बोल रहा था मैं, क्या ले 500 ml ऑफ अ सॉल्यूशन, 500 ml of a solution contains 1 gram urea, contains 1 gram of urea and 1 gram glucose, 1 gram urea and 1 gram glucose. Find out osmotic pressure of this solution, find out osmotic pressure of this solution at 27 degree centigrade. Find out osmotic pressure of this solution at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो करो, कोशिश करो। हाँ एटीएम में ही निकालो। और अरे इतना मुश्किल थोड़ी ना भैया। पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी आर टी। सी आर ने क्या हो गया, एन बाई वी आर टी। अब इसमें 2 सॉल्यूट है तो मोल्स किसका लगेगा, दोनों का, सिंपल। हाँ जी, 1 ग्राम क्या है यूरिया, तो उसका मोल कितना हो गया 1/60। दूसरा क्या है 1 ग्राम, तो उसका मोल कितना हो गया 1/180। समझ में आ गया। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है भैया, तो 500 डिवाइडेड बाय 1000, यहां तक हो गया था, इनटू आर की वैल्यू और टेम्परेचर कितना दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कितना 300 केल्विन। इतना सब लगा लिए थे, हैं। इसके बाद केमिस्ट्री खत्म हो गया, है ना। यहाँ शुरू हुआ था, यहाँ खत्म हो गया। अब केवल मैथ्स बचा है। एलसीएम कितना आएगा भैया बोलो, 180, है ना। 180 से 60 डिवाइड हुआ, कितना बचा 3, प्लस 180 से 180 डिवाइड हुआ 1, डिवाइडेड बाय 5/10। अरे यार ऊपर ही कर लेना था इसको, मेरे को ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा बोलो, 10/5 हो गया। और इधर आ गया आपका 0.0821, इधर कितना आ गया आपका 300। तो भैया ये 2 जीरो से ये डेसिमल हटा दे रहा हूं मैं, ठीक है।
ये काट देता हूँ, 2 ही बचेगा बस अब, है ना। ये कितना हो गया आपका भैया ऊपर 4/180 इंटू 2 इंटू 8.21 इंटू 3। और कुछ कट रहा है क्या? 2 के टेबल में कितना हो जाएगा 90, 3 के टेबल में कितना हो जाएगा 30, है ना। अब और नहीं काट रहा मैं ये 30 को, 15 बचेगा, डिवाइड करने में दिक्कत आएगी। ठीक, तो अब मैं क्या लिखने जा रहा हूं देखना भैया, पाई इज इक्वल टू, यहां क्या बचा है आपका 2 इंटू 2 4 इंटू 8.21 डिवाइडेड बाय 30 को मैं 3 इंटू 10 लिख दे रहा हूं अलग अलग करके, ठीक है। 8.21 इंटू 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और ये 32, तो 32.84 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10, और 3 से डिवाइड करें, 3 1 जा 3, कितना बचा 2, नहीं जा रहा है 0.8, 28 कितने टाइम्स जाएगा ये 9 टाइम्स 27, कितना बचेगा 1 और 4 14, ठीक, कितने टाइम्स चला जाएगा 4 टाइम्स 12, बहुत है इतना, 10.94 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ गया भैया 1.094 ATM। समझ में आया भैया? ठीक हो जाएगा। तो कुल मिला के इसके बाद कैलकुलेशन ही है बस, है ना। चलो जल्दी से नोट करो, है हाँ बोल लो, और क्या बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ज्यादा अप्रोक्स बोलना है तो 1 भी बोल सकते हो, और अगर बिल्कुल एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड आंसर देना 2 बोल दो, साले क्या हो रहा है, -1 ही तो होगा, और क्या होगा, गोली थोड़ी मारते है नहीं, वो तुम्हारे ऊपर है नहीं, जैसा अच्छा लगे। हाँ जी, बढ़े आगे। बोलूं, हो गया, सवाल लिखेंगे। 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट ए, 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट ए and 20 gram of solute B, 10 gram of solute A and 20 gram of solute B is present in 500 ml solution, is present in 500 ml solution, ठीक, फुल स्टॉप। 28 में है भाई वो एसी टेम्परेचर, हीटर बना, कपड़ा सुखाना चाह रहा है क्या तू, है थोड़ा कम कर दे भाई, 25 में कर दे यार, तू इधर आके बैठ जाए, देख यहाँ आके बैठ तू, हम लोग को भी जीन दे भाई, बाकी लोग यहाँ बैठ जाते को नहीं लगेगा, सूख गया, हाँ तो 28 में करेगा तो सूखेगा ही कपड़ा। हाँ। चलो क्या बोल रहा था मैं, 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट ए एंड 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट बी इज प्रेजेंट इन 500 ml solution, full stop, in another solution, in another solution 4 ग्राम ऑफ सोल्यूट ए, 4 ग्राम, 4 बोल रहा हूं बेटा, 40 नहीं बोल रहा हूं, 4 ग्राम ऑफ सोल्यूट ए एंड 30 ग्राम ऑफ सोल्यूट बी, 30 ग्राम ऑफ सोल्यूट बी is present in same amount of, is present in same amount of solution, या सेम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, तो 500 ml में ही, ठीक। इफ osmotic pressure of solution 1, if osmotic pressure of solution 1 is twice that of solution 2, if osmotic pressure of solution 1 is twice that of solution 2, find the ratio of molar mass, find the ratio of molar mass of A and B, find the ratio of molar mass of A and B। चलो ट्राई मारो। अब ट्राई का आंसर है आ गया, क्या है 1/20 है नहीं है, क्या बोल रहा है भैया बोलो,
एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर, पहले वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, दूसरे वाले का 2 टाइम्स पाई वन इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, 2 टाइम्स ऑफ पाई टू बोल रहा है। पाई वन की जगह क्या लिखेंगे अपन, C1 RT इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ R तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर अलग अलग दिया है, कुछ दिया है नहीं दिया, मतलब दोनों टेम्परेचर क्या होगा, सेम। तो RT से RT कट गया आपका, है ना। अच्छा C1 क्या हो जाएगा, N1 बाय V1 2 टाइम्स ऑफ N2 बाय V2, यही हो जाएगा। वॉल्यूम देखना दोनों में क्या दिया है, सेम दिया अलग अलग दिया है, सेम दिया है। तो अपने को पता है V1 इज इक्वल टू V2, तो यहां से V और V कट जाएगा, क्या आ जाएगा, N1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ N2। अब पहले वाले में क्या क्या दिया है बोलो, 10 ग्राम ए है, तो उसका मोल कितना निकल जाएगा, 18 ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ ए को मैं MA मान ले रहा हूं, 10 अपॉन MA, ठीक। प्लस बी कितना है 20 ग्राम, तो उसका मोल कितना हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय MB हो गया, इज इक्वल टू 2 टाइम्स, हाँ जी, ये वाले का मोल कितना दिया है 4 ग्राम, तो 4 डिवाइडेड बाय क्या भैया MA, प्लस उधर कितना आ जाएगा 30 बाय MB। समझ में आ गया पक्का। चलो अब कैसे करना है, अपने को सॉल्व करना है बस उसको, और क्या, 10 बाय MA प्लस 20 बाय MB, 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा बोलो बेटा, 8 बाय MA प्लस 60 बाय MB। अब क्या कहता है मैथ्स, ए वाले एक तरफ बी वाले एक तरफ, तो 10 बाय MA माइनस 8 बाय MA इज इक्वल टू 60 बाय MB माइनस 20 बाय MB। तो यहां से MA आ जाएगा 10 माइनस 8, यहां से MB आ जाएगा कितना 60 माइनस 20, तो ये कितना आ गया 2 बाय MA इज इक्वल टू 40 बाय MB, ठीक। अब मैं क्या निकालना है, रेशियो में पढ़ना, MA बाय MB है, MB बाय MA है, MA बाय MB, तो MA ऊपर चाहिए तो ये नीचे आ जाएगा। बोलो भैया 2 बाय 40 इज इक्वल टू MA बाय MB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 बाय 20। समझ आ गया पक्का, बढ़े आगे, चलो नोट कर लो जल्दी जिसको नोट करना है फटाक से, और घबराओ नहीं, बनने लगेगा धीरे धीरे, तुम लोगों से बन रहा है, हाँ 2 टाइम्स बोला है सवाल में, ट्वाइस दिया है, ठीक हो गया बेटा। बढ़ू मैं आगे, चलो अगला सवाल लिखेंगे। A 3% M by V solution, a 3% M by V solution of glucose, a 3% M by V solution of glucose is isotonic, a 3% M by V solution of glucose is isotonic with another, is isotonic with another 2%, isotonic with another 2% M by V solution, isotonic with another 2% M by V solution of an unknown solute, of an unknown solute. Find out molar mass of solute, find out molar mass of solute, ठीक है। और ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का सेम टेम्परेचर पे मेजर किया, ठीक है, सॉल्यूशंस हैव सेम टेम्परेचर, इस टाइप का कुछ लिख लेना, नहीं दिया तो सेम ही मानोगे, खत्म होगी बात, है ना। आइसोटोनिक का क्या मतलब है बेटा, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है सेम, तो पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 पुट करके सॉल्व कर दोगे। चलो शुरू हो जाओ, पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 पुट करो, आंसर आ जाए, है बेटा 120। आ गया, तुम लोग थोड़ा बहुत ऑस्मोसिस वगैरह समझते हो,
ऑस्मोसिस वगैरह सुना है ना, वही पढ़ रहे हैं अभी, तो थोड़ा सा पढ़ा दूंगा मैं अभी, चलो, है ना। हो गया क्या यहां तक के लिखना है? आगे आंसर आया? हटा दो। आओ, क्या बोल रहा है भैया? दोनों सॉल्यूशन को क्या बता रहा है? आइसोटोनिक। फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा बोलो बेटा? पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाएगा। पाई 1 बराबर हो गया C1RT इज इक्वल टू C2RT, RT और RT कैंसिल हो गया, C1 इज इक्वल टू C2, N1 बाय V1 इज इक्वल टू N2 बाय V2। अब एक सॉल्यूशन क्या दिया है अपने को? 3% M बाय V ग्लूकोज। इसका क्या मतलब है? 3% का क्या मतलब है? 3 ग्राम ग्लूकोज इन क्या? 100 ml सॉल्यूशन। परसेंटेज का ही मतलब है 20% लड़के हैं, मतलब 100 बच्चे हैं तो 20 लड़के, समझ आ गया? तो 3% का मतलब 100 में 3। अच्छा, ये क्या दिया हुआ है? दिस इज 2% M बाय V सॉल्यूशन ऑफ अननोन सॉल्यूट, ऐसा सॉल्यूट जिसको हम नहीं जानते। इसका क्या मतलब हो जाएगा? 2 ग्राम सॉल्यूट इन क्या? 100 ml सॉल्यूशन। अच्छा देखो, दोनों का वॉल्यूम क्या दिख रहा है? सेम। तो मैं यहां से क्या करूंगा? V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V बोल के वॉल्यूम काट दूंगा। क्या बच जाएगा मेरे पास में बोलो? मेरे पास में बच गया N1 इज इक्वल टू क्या? N2, वॉल्यूम कट गया। अच्छा, इसका मोल 3 मोल्स ऑफ ग्लूकोज के 3 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मोल कैसे आएगा? 3 डिवाइडेड बाय 180। और इसका मोल कैसे आएगा? दूसरा वाला कितना ग्राम दिया है? 2 ग्राम, 2 डिवाइडेड बाय मोलर मास M फाइंड करना है मेरे को, समझ में आ गया? इसको M को वहां भेज दूंगा मैं, 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 3, 3 के टेबल में कितने टाइम्स कट जाएगा? 60, 62 जा कितना आ गया? 120 ग्राम पर मोल। समझ आ गया पक्का? ठीक, चलो फटाक से नोट करो। और बताओ, टेस्ट वेस्ट बढ़िया गया है? रेडॉक्स का क्वेश्चन नहीं बना तो तुम लोग पढ़े हो वाला पार्ट था लास्ट का, फिर बनना चाहिए था। बनाओ, घर में बनाओ, वापस बनेगा। फिर नहीं बनेगा तो फिर पूछना मेरे से, ठीक है? छोड़ना नहीं है कोई भी सवाल को, ठीक है? आप, मैं जितना बोलूंगा अगर उतना कर लोगे तो केमिस्ट्री में 150 नंबर आ जाएगा आपका, लेकिन मैं जो बोलूंगा वो करने से, है ना? तो उसमें जेई में नहीं, उसमें 100 नंबर का पेपर होता है, तो उसमें 150 नहीं ला पाएंगे हम लोग, चाहे कुछ कर लें। उसमें 80 तक आ जाएगा अगर आप, मैं जितना बोलूंगा उतना कर लो। बहुत इजी सब्जेक्ट है बेटा केमिस्ट्री, भयंकर स्कोरिंग है, कुछ भी नहीं पूछता, एकदम लल्लू पेपर आता है नहीं? तो आप केवल स्ट्रेटेजी होना चाहिए, सही दिमाग से खेलोगे तो आराम से नंबर आ जाएगा, ठीक? ज़्यादा मेहनत का काम नहीं। फिजिक्स ऑन द अदर हैंड वो थोड़ा टफ है, मैथ्स जो है वो बहुत ज़्यादा टफ है। बायो का मेरे को आइडिया नहीं है, बायो इजी है तभी बच्चा ले आता है नंबर, है ना? तो आप बायो और केमिस्ट्री के बस बल पे सिलेक्ट हो सकते हो अगर आप जनरल वाले नहीं हो तो। अगर आप जनरल वाले हो तो फिर आपको फिजिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, ये आपके पूर्वजों की देन है ना? नॉट माइंड। चलिए आगे बढ़ेंगे भैया, आगे लिखेंगे। और इतना भी नहीं, फिजिक्स में भी ऐसा नहीं कि पूरा ही पढ़ लेना। अभी तो 530 525 वाले खुश हो रहे हैं सिलेक्ट हो गए करके, है ना? हो भी जाएंगे आराम से 500 के ऊपर वाले। तो 500 नंबर लाना, 550 मान के चलो तो भी 100 100 कितना 170 नंबर छोड़ने का अपने पास है। फिजिक्स 180 का होता है नहीं? तो पूरा फिजिक्स तो नहीं छोड़ोगे आप, फिजिक्स में से कुछ तो आता होगा आपको। ऐसा एंड गेट, नॉर गेट, और गेट वाले में तो कोई मैथ्स लग नहीं रहा है, केवल बताना है उल्टा हो गया सीधा हो गया करके। ये एक एग्जाम्पल मेरे को याद है फिजिक्स का। मैं बोल रहा हूं आप पूरा का पूरा काइनेमेटिक्स छोड़ दो। ज्यादातर बच्चे को दिक्कत होती 1D 2D में। 1D 2D क्या क्या था वो, लॉज ऑफ मोशन, छोड़ दो उसको। 1D 2D से सवाल आता भी नहीं है, एक क्वेश्चन आता है 1D 2D से,
तो आप उसको छोड़ दो, आप उसकी जगह मॉडर्न फिजिक्स पढ़ो, मॉडर्न फिजिक्स केमिस्ट्री जैसा है ना, वही सब तो है उसमें, और क्या। तो आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ लो, समझे? ऐसी चीजें पढ़ो, जो मैग्नेटिज्म पढ़ लो, नॉर्थ साउथ बताना है बस, है ना, देख कैसे जो इजी हो। और फिजिक्स में आप 50 नंबर टारगेट करके चलो, फिजिक्स में 50, केमिस्ट्री में 150 और बायो में 350, हो गया। रेडी, चलो लिखेंगे, सवाल लिखेंगे। 1.30 ग्राम 1.30 ग्राम ऑफ अ पॉलीमर 1.30 gram of a polymer is present in 200 centimeter cube 200 centimeter cube of solution। 200 सेंटीमीटर क्यूब मतलब क्या हो गया? 200 मिलीलीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 मिलीलीटर। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन the osmotic pressure of this solution at 300 Kelvin was found to be 2.6 into 10 raised to the power minus 3 bar 2.6 into 10 raised to the power minus 3 bar। Find 2.6 into 10 raised to the power minus 3 bar। Find molar mass of polymer take R is equal to 0.083 liter bar per mole per Kelvin। 0.083 liter bar per mole per Kelvin। चलो हल करो फटाक से। क्या फॉर्मूला लगेगा? पाई इज इक्वल टू सी आर टी, एक ही फॉर्मूला है, दूसरा ही है। टू पॉलीमर है, बहुत ज्यादा मास आएगा, है हो सकता है, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है, 6 समथिंग में आना चाहिए। ये -3 कहाँ गया? भाग गया वहीं से, है? हाँ, पाई इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगेगा? सी आर टी। अब जो दिया है वो पुट करना है और कुछ थोड़ी ना। पाई की जगह क्या पुट करोगे? 2.6 इंटू 10 रेज टू द पावर क्या -3 बार दिया है सवाल में। अच्छा, सी या बार को गोली मारो। चलो सी कितना दिया है? सी क्या होता है? N/V। आर क्या लेने बोला है? 0.083। टेम्परेचर कितना दिया है? 300 केल्विन, है नहीं? बस जो दिया एन कितना, क्या चीज बोल रहा है, कितना है पॉलीमर? 1.30 ग्राम। तो 1.3 डिवाइडेड बाय मोलर मास m फाइंड करना है अपने को, दिया नहीं। और वॉल्यूम कितना दिया है? 200 सेंटीमीटर क्यूब। 200 सेंटीमीटर क्यूब यानी कितना हो जाएगा? 200 ml। 200 डिवाइडेड बाय 1000, समझ में आया? इंटू 0.083 इंटू 300। हाँ जी, चलो 1.3 डिवाइडेड बाय m इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 0.083 इंटू 300। ये 2 जीरो से मैं यहाँ डेसिमल डाल रहा हूँ, ये 2 जीरो से मैं इसको काट दे रहा हूँ। यहाँ ये एक और जीरो बचा है ना, इसको भी हटाओ साले को, यहाँ से भी हटाओ। 83 बच गया, ठीक है। 1.3 इंटू 83 इंटू 3 डिवाइडेड बाय m। अभी है कौन सा वाला? हाँ 83, मैंने यहाँ पॉइंट हटा दिया सर, तो 83 हो गया ना। मैंने पहले 0.83 किया था, फिर एक तो 10 यहाँ बचा था तो उसको भी उधर ही दे दिया, ठीक है। आगे समझ में? हाँ जी। अब ये कुछ दिख रहा है क्या आपको? 1.3 और 2.6 है। कौन सा 2? अच्छा एक तो 2 छूट गया, क्या 2 ये वाला। हाँ बोलो, 1.3 और 2.6 कुछ दिख रहा है क्या घटता हुआ? कितने टाइम्स चला जाएगा बोलो? 2 टाइम्स चला गया। m को वहां भेज दो, बाकी सबको इधर ले आओ। m इज इक्वल टू, ऊपर क्या बच गया आपका? 83 इंटू 3 डिवाइडेड बाय क्या? 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 और एक 2 पहले से, है ना। 83 इंटू 3,
3 3 जा 9, 3 8 जा 24, कितना हो गया 249 डिवाइडेड बाय 4, ये -3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10⁻³ 249 डिवाइडेड बाय 4, 4 6 जा कितना भैया 24, 9 आ गया, 4 2 जा 8, 1 बचा, डेसिमल लगाओ 0, 2 जा अगेन 8, 2 बचा, डेसिमल लगाए 0, 4 5 जा कितना 20, 62.25 इंटू 1000, बोलो भैया क्या आ जाएगा 62,250 ग्राम पर मोल, 62,250। इतना ज्यादा क्यों आ रहा है? क्योंकि क्या चीज है पॉलीमर। पॉलीमर कैसा होता है बहुत लंबा होता है, तो बहुत सारे एटम होते हैं, मास बहुत ज्यादा आता है। समझ आ गया पक्का? एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी में डेटा थोड़ा दूसरा है, तो मैंने डेटा चेंज किया ताकि डिवाइड करना थोड़ा आसान हो जाए। समझ आ गया पक्का? बन जाएगा। बढ़े आगे, चलो तो कुछ ना है वो लिखना है अपने को, इफेक्ट्स ऑफ ऑस्मोसिस, है ना, तो वो हेडिंग डालेंगे आप, इफेक्ट्स ऑफ ऑस्मोसिस। थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं फिर न्यूमेरिकल करेंगे। इफेक्ट्स ऑफ ऑस्मोसिस, इफेक्ट्स वो लगाना है क्या वापस पीछे का? नहीं, हो गया ना। इफेक्ट्स ऑफ ऑस्मोसिस। अच्छा, आप लोग जो है ये आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे ऑस्मोसिस क्या होता है एक बार। 2 कंपार्टमेंट है, यहां बीच में हम लोग लगा देते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या लगा देते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको काय से डिनोट करते हैं? एसपीएम। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसको अलाउ करती है मूवमेंट करने के लिए? सॉल्यूट को अलाउ नहीं करती है, केवल किसको अलाउ करती है? सॉल्वेंट। सेमी मतलब आधा, परमिएबल मतलब केवल आधे लोगों को परमिशन है। कितने आधे लोग को परमिशन है? सॉल्वेंट। ठीक है, तो अलाउज ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू पास। केवल किसको पास होने देती है भैया? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। समझ में आ गया? यहां मैंने ले लिया कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और यहां मैंने ले लिया डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा और डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा, कहां सॉल्यूट ज्यादा होगा बोलो? कंसंट्रेटेड में ज्यादा होगा, डाइल्यूट में कम होगा। हम लोग कहां जाना चाहते हैं? जहां हम लोग ज्यादा हैं से कहां फैलना चाहते हैं? जहां हम लोग कम है ना, हम फैलते हैं धीरे धीरे, है ना। जहां ज्यादा होते हैं वहां से उस तरफ जाते हैं जहां कम होते हैं। तो यहाँ सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्यूट इधर जाना चाहता है, जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा? क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि बीच में क्या लगी? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या करेगी? इसके मूवमेंट को रोक देगी, जाने नहीं देगी। समझ में आ गई बात पक्का? ठीक। अच्छा, यहां सॉल्यूट ज्यादा है मतलब सॉल्वेंट क्या होगा? कम, है ना। और यहां सॉल्यूट कम है मतलब यहां सॉल्वेंट क्या होगा? ज्यादा। तो सॉल्वेंट कहां जाएगा? इस तरफ। और जा पाएगा नहीं जा पाएगा? जाएगा, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन उसको नहीं रोकेगी। तो ऑस्मोसिस में किसका मूवमेंट होता है? सॉल्यूट का होता है या सॉल्वेंट का होता है? सॉल्यूट का। क्यों नहीं होता? मनहूस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जाने नहीं देती। ठीक है, किधर होता है? जहां पानी ज्यादा होता है से जहां पानी कम, उधर ही मूवमेंट होगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। समझ में आ गया पक्का? ठीक। अब इसका एप्लीकेशन हमारी लाइफ में बहुत सारा है, एनसीईआरटी में दिया है, पूछता भी बहुत सारा एप्लीकेशन है। जैसे कि अचार खाया आप लोगों ने? है अचार बनते देखा है? घर में अचार बना है? क्या करते हैं अचार बनाते समय? आम लेके आते हैं, कटवा के उसका गुठली अलग किया है, मजा आता है बहुत उसका 4 टुकड़े में कटा हुआ गुठली को अलग करने में। है किया नहीं किया? यार खूब मजा आता है। बच्चा है, कोई भी चीज मिलती है उसको खेल बना लेता है अपना, है ना। फिर उसके बाद में गुठली अलग करने के बाद धो धा के उसको क्या सुखाते हैं? कैसे? ऐसे सुखा देते हैं। हाँ, उसमें क्या डालते हैं? नमक और हल्दी डालते हैं। नमक और हल्दी वाला आम खाया नहीं खाया? क्या बढ़िया लगता है नहीं। तो नमक और हल्दी लगाते हैं। नमक और हल्दी लगाने से क्या होता है? नमक लगा दिया आपने आम के ऊपर, है ना। हाँ, आम आम ऐसा बना लेता हूं मैं आम, है ना, थोड़ा माफ करना, है ना। इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया? नमक। नमक लगा दिया और हल्दी का सॉल्यूशन बना करके लगा दिया। गाढ़ा गाढ़ा खूब सारा नमक रहता है नहीं, खूब सारा रहता है नमक। तो बाहर नमक क्या है? सॉल्यूट क्या है? बाहर की ओर ज्यादा,
और बाहर की ओर सॉल्वेंट क्या है, कम, कम है। सॉल्वेंट अंदर की ओर सॉल्वेंट क्या है, ज्यादा। आम में सॉल्वेंट क्या है, ज्यादा। तो आम का पानी क्या होता है, बाहर निकल जाता है। आम का पानी बाहर निकल जाएगा तो आम फूल जाएगा या पिचक जाएगा, श्रिंक हो जाता है। आप देखो, आप अचार खा के देखो, अचार कैसा होता है, उसका गूदा बचा होता है कि पूरा श्रिंक हो गया रहता है, इतना बस खट्टा खट्टा लगता है। समझ में आ रही मेरी बात। तो इससे क्या कर रहे हैं हम लोग, आम को काय में बदल रहे हैं, अचार में। ठीक, तो लिखेंगे भैया इफेक्ट्स ऑफ ऑस्मोसिस में सबसे पहले लिखेंगे रॉ मैंगो, रॉ मैंगो, रॉ मैंगो when placed in concentrated salt solution, when placed in concentrated salt solution loses, concentrated salt solution loses water, loses water via osmosis, वाया रे, VIA वाया, VIA वाया का क्या मतलब है, ऑस्मोसिस के द्वारा, VIA वाया, वाया ऑस्मोसिस। ठीक से लिख, उस काट के लिख, पूरा पूरा काट, इधर से भी काट, हाँ हाँ काट दे उसको भी, साफ सुथरा लिख। हाँ VIA, VIA, W नहीं V, हाँ V, हड़बड़ा नहीं, आराम से चिल होके। वाया ऑस्मोसिस, वाया ऑस्मोसिस का क्या मतलब है, ऑस्मोसिस के द्वारा, है ना, वाया ऑस्मोसिस। उसके बाद लिखेंगे श्रिवल्स, श्रिवल्स, श्रिवल का क्या मतलब है, सिकुड़ जाना, है ना, श्रिवल्स एंड फॉर्म पिकल, श्रिवल्स एंड फॉर्म पिकल, एंड फॉर्म पिकल, फॉर्म PICKLE, पिकल यानी क्या, अचार बना देता है। समझ में आ गया भैया, ठीक है ना। अच्छा, अभी कोई अपने को बुके दिया, बुके गुलदस्ता है, क्या करते हैं अपन, सबसे पहले उसको गाली देते हैं कि मनहूस चॉकलेट दे देता है, नहीं 100 रुपए कैश नगद दे देता, इसका क्या करें, खाएं इसको, है कोई काम का है क्या, सबसे घटिया गिफ्ट है बुके। किसी को आप किसी को बिल्कुल पसंद नहीं करते, किसी की एमए की शादी वादी में जाना है, बुके लेके चल दो 150 रुपए का, अब पेल के खा के आ जाओ, है नहीं। क्योंकि आप लिफाफा दोगे तो 500 1 रुपए से कम का लिफाफा नहीं दे सकते, आजकल ऐसा हो गया है नहीं। तो बेवकूफ बनाने वाला तोहफा है बुके, ठीक। तो बुके दे दिया, अब बुके दे दिया हमने ले लिया, अब हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, क्या, ये फूल मुरझाना नहीं चाहिए, मतलब इसके चले 2-4 दिन तो रहे, सुंदरता तो रहे, तो अपन लोग क्या करते हैं, उसको पानी में डुबो के रखते हैं, है ना। तो पानी में डुबोने से क्या होता है, फूल है ना, और उसका जो डंडी है वो मुरझा गया, तो फूल कैसा हो गया, ऐसा हो गया, है नहीं, मुरझा गया, विल्टेड फ्लावर, है ना। अभी हमने इसको पानी में डाल दिया, तो ये क्या करेगा, पानी एब्जॉर्ब करेगा, पानी इसके सेल्स में जाएगा, एंडोस्मोसिस होगा, पानी अंदर जाएगा, पानी अंदर जाए तो इसका सेल क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, स्वेल हो जाएगा ना, फूल के एकदम, समझ रहे आप, ऐसे। तो फूल गया तो ये जो है क्या हो जाएगा भैया, ये कैसा हो जाएगा फूलने के बाद में, ये उठ करके यहाँ से, वो पूरा ही उठ गया बेचारा, है ना। अपने पास कोई चारा नहीं है इसको घुमाने का, है वो घूम करके कैसा हो जाएगा, ये 1 से 2 हो गया, बताइए, है ना। घूम करके, मैं कोशिश कर रहा था कि मैं कर लूं, घूम करके कैसा हो जाएगा, सीधा। समझ में आई मेरी बात, क्यों हो रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, नीचे से पानी एब्जॉर्ब कर रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है, समझ में। तो लिखेंगे भैया विल्टेड फ्लावर्स, विल्टेड, WILTED, विल्टेड, विल्टेड यानी मुरझाए हुए फूल, है ना, पिक्चर का टाइटल था एक पहले, विल्टेड फ्लावर्स रिवाइव, REVIVE, रिवाइव, है ना, जैसे आप लोग क्रॉस फायर, फ्री फायर में करते हैं, रिवाइव व्हेन प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर,
विल्टेड फ्लावर्स रिवाइव व्हेन प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर, ठीक है ना। शुद्ध पानी में डालेंगे तो समझ में आया क्यों पानी कहाँ जाएगा, अंदर। और चूंकि अंदर क्या है, पानी की मात्रा कम हो गई, मुरझा गया, पानी में डालोगे तो पानी कहाँ जाएगा, अंदर। और पानी अंदर जाएगा तो उसके सेल वापस से फूल जाएंगे तो वापस वो है ना जीवित हो जाएगा, ठीक। अगला लिखेंगे, क्या लिखा है हमें, विल्टेड फ्लावर, ये वाला हो गया। दूसरा, अभी हम लोग सब्जी लेने जाते हैं तो सब्जी वाला क्या करता है, उसमें पानी छींटता है। तो पानी छींट के क्या कर रहा है, वो सब्जी को उठा रहा है कि उठ, मूर्छित क्यों पड़ी है, ग्राहक आ गया बिक जा करके, ऐसे उठा रहा है क्या उसको, नहीं। उस पर पानी डाल के क्या कर रहा है, उसको फ्रेश बनाए रख रहा है। क्यों, वातावरण में गर्मी है, गर्मी की वजह से सब्जी का पानी निकल गया बाहर, अपन ने पानी छीड़ दिया, पानी निकल गया, उसका पानी चला गया तो क्या हो जाएगा, वो कैसे मुरझा जाएगा, सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ सिकुड़ सा जाएगा, है ना। जैसे बुढ़े बाढ़े बहुत हो जाते हैं लोग, तो उन लोगों के चेहरे का पूरा नमी अमी खत्म हो जाता है, तो देखना उन लोग चेहरा ऐसे झुर्री पड़ जाता है ना, तो वैसी झुर्री सब्जियों में पड़ जाता है, ठीक। तो अपन ने क्या किया, उसको काय में रख दिया भैया, पानी में रख दिया, उसके ऊपर पानी छीट दिया, तो वो क्या करेगा, ये गाजर था ना, ठीक। अरे ऐसी तो होता है गाजर यार, और कैसे होता है गाजर मैडम, ये क्या चीज है, गाजर है ना, देख हंस रही है वो, गाजर नहीं दिख रहा है, दिख रहा है बस, फिर वो बोलती गाजर नहीं करके। अब गाजर अगर मुरझा गया तो अपन लोग क्या करेंगे, इसमें पानी डाल देंगे, पानी डाल देंगे तो पानी कहाँ चला जाएगा, अंदर, तो गाजर के सेल्स वापस फूल जाएंगे तो, है ना, समझ लो। अच्छा, फूला फूला दिखने लगेगा, सोलन दिखने लगेगा, तो आदमी उसको जल्दी खरीदेगा। तो लिखेंगे भैया क्या, हाँ इसका अंग्रेजी, अ कैरेट दैट हैज बिकम लिम्प, अ कैरेट, ये मैं एनसीईआरटी से ही लिखा रहा हूं, फोन में एनसीईआरटी खोल के रखा हूं। अ कैरेट दैट हैज बिकम लिम्प, LIMP, लिम्प मतलब ऐसे दुबला पतला सा हो गया, है ना, लिम्प, बिकॉज ऑफ वाटर लॉस, बिकॉज ऑफ वाटर लॉस into the atmosphere, into the atmosphere, becomes firm again, becomes firm again when placed in fresh water, becomes firm again when placed in fresh water। वो देखा आपने लीची, लीची ठेले वालों ने भाई साहब, उन्होंने अलग टेक्नोलॉजी लगा दिया है, नीचे पंप लगा के ऊपर से झरना, है ना, देखो झरना गिरते रहता है, मतलब वो इतना एटीट्यूड वाला फल है कि आप झरना में नहीं रखोगे तो मुरझा जाएगा, इतना उसका एटीट्यूड। खैर आगे बढ़ेंगे भैया, हो गया यहां तक के। अगला लिखेंगे, अब जो हम लोगों का ब्लड सेल है, तो ब्लड सेल के अंदर भी फ्लूइड है, तो ये जो ब्लड सेल का फ्लूइड है, ये अराउंड 0.9% M/V NaCl के इक्विवेलेंट है। कितना है, 0.9% M/V NaCl, समझ में। अब मैंने ब्लड सेल को उठाया और इसको उठा करके, अंदर कितना है, 0.9% M/V NaCl के इक्विवेलेंट है, बाहर मैंने मान लो 1% NaCl सॉल्यूशन में रख दिया इसको, मान लो, तो अब बाहर क्या हो गया सॉल्यूशन, मोर कंसंट्रेटेड है, अंदर वाला कैसा है, डाइल्यूट। बाहर वाला ज्यादा कंसंट्रेटेड है, मतलब इसमें सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है और बाहर सॉल्वेंट की मात्रा कम है, अंदर सॉल्यूट कम है और अंदर की ओर सॉल्वेंट ज्यादा है, तो यहां सॉल्वेंट ज्यादा है, यहां सॉल्वेंट कम है। सॉल्यूट अंदर घुसना चाहता है, लेकिन सॉल्यूट अंदर घुस पाएगा क्या, नहीं, क्योंकि ये जो सेल का मेम्ब्रेन है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो सॉल्यूट अंदर नहीं जा पाएगा। अंदर सॉल्वेंट ज्यादा है, बाहर सॉल्वेंट, तो अंदर का सॉल्वेंट कहां आने लगेगा, बाहर, बाहर आने लगेगा, तो धीरे धीरे जो ब्लड सेल है ये क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा। समझ में आ गई बात भैया। अच्छा, मैंने क्या किया, एक बार पिचक गया तो मैंने इस बार इसको उठा करके 0.5% M/V NaCl में डाल दिया, ये खुद कितना है 0.9% M/V। अब बाहर वाले में सॉल्यूट ये 0.5 है, बाहर वाले में सॉल्यूट क्या हो गया, कम,
और बाहर वाले में सॉल्वेंट क्या हो गया, ज्यादा। तो सॉल्वेंट ज्यादा है तो कहाँ जाने लगेगा सॉल्वेंट, अंदर, और अंदर जाने लगेगा तो धीरे धीरे ये सेल क्या हो जाएगी, फूल जाएगी और फूल के फूट जाएगी। आप दोनों में से क्या पसंद करोगे, आपके ब्लड सेल के साथ? दोनों नहीं पसंद करेंगे, समझ में आया? तो हम लोग ब्लड सेल में अगर कुछ ब्लड सेल को कहीं रखना होता है तो हम लोग कैसे सॉल्यूशन में रखेंगे उसको, जो एग्जैक्टली कितना हो, 0.9% M/V NaCl। इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल सलाइन। क्या कहते हैं, नॉर्मल सलाइन। कभी आपको अस्पताल गए हो और वो ग्लूकोज वूकोज चढ़ा हो कभी, तो उसकी बोतल के ऊपर देखना NS लिखा होता है। NS मतलब होता है नॉर्मल सलाइन। ये केवल सलाइन है, इसमें ग्लूकोज नहीं, ये केवल आपको हाइड्रेट करेगा, ब्लड शुगर नहीं बढ़ाएगा। लेकिन आपका शुगर कम हो गया होगा तो फिर वो लोग इसमें DNS एक ठोक होता है जिसमें डेक्सट्रोज भी होता है या ग्लूकोज भी होता है, खैर वो अलग बात है, वहां तक नहीं जाएंगे। नॉर्मल सलाइन क्या है समझ में आ गया, पक्का, ठीक। तो लिखेंगे भैया, अगला पॉइंट लिखेंगे, अगला पॉइंट इसी से रिलेटेड है। अगला पॉइंट लिखेंगे भैया, डॉस्मोटिक प्रेशर एसोसिएटेड, डॉस्मोटिक प्रेशर एसोसिएटेड with the fluid inside our blood cells, with the fluid inside our blood cells is equivalent to that of 0.9% M/V NaCl, M/V NaCl सॉल्यूशन, ठीक है, हो गया, फुल स्टॉप। 0.9% M/V NaCl सॉल्यूशन, फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे 0.9% M/V NaCl सॉल्यूशन is called normal saline. NaCl solution is called normal saline, नॉर्मल सलाइन। और इसको लगा सकते हैं, बॉडी में नहीं लगा सकते। 0.9% NaCl को लगा रहे हैं ना अस्पताल में, तो लगा ही रहे। एंड इट इज सेफ, इट्स कॉल्ड नॉर्मल सलाइन एंड इट इज सेफ टू इंजेक्ट, इट इज सेफ टू इंजेक्ट इंट्रावेनसली, सेफ टू इंजेक्ट इंट्रावेनसली, वेन्स में इंजेक्ट कर सकते हैं। समझ आ गया भैया, पक्का, ठीक हो गया। अगर मैं 0.9 से ज्यादा में रख दूंगा, 0.9 से ज्यादा में, तो बाहर सॉल्यूट 0.9 से ज्यादा में, तो बाहर सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, कम, अंदर का पानी बाहर, बाहर आ गया तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक। समझ में आया? तो अगला पॉइंट लिखेंगे, इफ ब्लड सेल्स आर प्लेस्ड, if blood cells are placed in water containing more than 0.9% M/V salt, more than 0.9% M/V salt, then they lose water and shrink, then they lose water and shrink। और उल्टा भी लिख लो, if placed in less than 0.9% NaCl solution, less than 0.9% M/V NaCl solution, M/V NaCl solution, हाँ जी, water moves inside them, water moves inside them and they swell, और ज्यादा समय तक छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पानी अंदर चलते ही जाएगा तो क्या होगा, फूट जाएगा, ठीक। अब जो लोग बहुत ज्यादा नमक खाते हैं, वो नमक कहां जाता है उनकी बॉडी में, है कहीं नहीं जाता,
कहीं तो जाता होगा ना। नमक खाना अच्छी चीज है बेकार चीज है? घर वाले मना करते हैं ना कि घड़ी घड़ी आप देखो कई लोग ऊपर से नमक डाल डाल के खाते हैं, तो मम्मी चिल्लाती बहुत, नहीं नहीं डालना चाहिए करके, गलत है। अभी पता नहीं चल रहा है, बुढ़ापा आन दे बेटा, है ना। तो जवानी में तो सब जहर भी खा लेता है आदमी, उसको पता नहीं चलता है ना। एक आध दो गोली जहर तो पचा लेता है, बुढ़ापे में ज्यादा मीठा खा ले वही जहर बन गया उसके लिए, है नहीं। तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि नमक खाना अच्छी बात नहीं, ऊपर से नमक नहीं डालना चाहिए। ऊपर से नमक क्यों नहीं डालना चाहिए? एक्स्ट्रा नमक, वो एक्स्ट्रा नमक है वो। अब ऊपर से नहीं डालना है इसका ये मतलब नहीं है कि मुट्ठी भर के पहले ही डाल लिए, कि ऊपर से डालने मना किए हम तो नीचे से डालें, नहीं, वो नहीं। नमक की अधिक मात्रा बेकार है, क्योंकि अल्टीमेटली वो बॉडी में स्टोर होगी। बॉडी में स्टोर होगी, कहां जाएगी? हमारे सेल्स में जाएगी। तो सेल्स में NaCl यानी सॉल्यूट की मात्रा क्या होगी? बढ़ जाएगी। अच्छा, बाहर जो है फ्लूइड वगैरह में या ब्लड में तो कंट्रोल हो जाता है, वो ऑस्मो रेगुलेशन होता है, किडनी कंट्रोल कर लेती, तो ब्लड तो अपना नॉर्मल चल रहा है। लेकिन यहां इंटरसेलुलर स्पेस में और सेल्स के अंदर NaCl की मात्रा क्या हो गई? ज्यादा। तो अब ये ब्लड क्या करेगा? जो पानी लेके आएगा वो पानी को ये लोग क्या कर लेंगे? सोख लेंगे। क्योंकि यहाँ सॉल्यूट ज्यादा है, पानी की मात्रा कम है, तो ब्लड से पानी क्या हो जाएगा? यहाँ आ जाएगा। तो धीरे धीरे यहाँ पानी जमा होने लगेगा, वाटर रिटेंशन होने लगेगा। अब पानी जब यहाँ जमा हो जाएगा खूब मात्रा में, तो पानी जब जमा हो जाएगा तो लोगों का शरीर क्या होगा? पानी के आने से क्या होगा? फूल जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी। और जब स्वेलिंग होगी, जैसे कोई चीज फूल जाना, बोलने से मतलब ऐसे जैसे बॉडी बिल्डर लोग का मसल, तो लेकिन वो कैसा होता है? ऐसे दबाओगे तो ऐसा पुचुक पुचुक होता है क्या? नहीं, है ना। लेकिन इसमें क्या भर गया? पानी। तो एनसीईआरटी उसको लिखती पफीनेस, है ना। कैसा हो जाएगा? दबाओगे तो पुचुक पुचुक है, पफीनेस। उस पफीनेस या स्वेलिंग को हम लोग क्या कहते हैं? इडीमा। क्या कहते हैं? इडीमा। समझ में आया किस वजह से हो रहा है? ज्यादा नमक खाने की वजह से पानी का रिटेंशन होने लगा। ठीक है, तो लिखेंगे भैया पर्सन हु कंज्यूम, अगला पॉइंट लिखेंगे, पर्सन हु कंज्यूम excess of salty food, excess of salty food, excess of salty food experience water retention in experience water retention in tissue cells, water retention in tissue cell and intercellular spaces, intercellular spaces। ठीक है, पानी भर जाएगा। the resulting swelling, the resulting swelling और puffiness, puffiness, PUFI, हाँ puffiness, puffiness मतलब थुलथुलापन, है ना। मेरी तरफ मत देखो, हाँ हाँ, मैं नहीं, मैं मेरा बस वजन ज्यादा है ना। पफीनेस इज कॉल्ड इडीमा, इज कॉल्ड इडीमा। ठीक है, आओ बेटा, अब अगला वाला पेड़ है ना, पेड़ है ना। तो ऊपर तक पानी लेके जाना है, तो पानी ले जाने के लिए वो पढ़ाया जाइलम फ्लोएम बायो में, लेकिन केमिस्ट्री वाले बोलते नहीं हम भी पढ़ाएंगे। क्या हो रहा है इसका? क्या करूं मैं इसका? मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरा पेड़ कहाँ है? पेड़ को बहुत मेहनत से बनाया हुआ है ना। तो ये पेड़, अब पेड़ को ऊपर तक पानी लेके जाना है, ऊपर चाहिए उसको, तो क्या करता है? यहाँ पे जैसे इसकी रूट्स है ना, तो ये रूट में सेल्स हैं, यहाँ ऐसे सेल्स मान लेते हैं अपन। ठीक है, यहाँ बाहर की ओर क्या है? पानी, तभी तो सोखेगा, जमीन से सोख रहा है। तो बाहर पानी ज्यादा है, रूट के पास पानी कम है, तो क्या होगा? बाहर से पानी कहाँ चला जाएगा? अंदर, ऑस्मोसिस के कारण। अब इस सेल में पानी ज्यादा हो गया, बाजू वाले सेल में पानी कम है, तो इस सेल से पानी कहाँ चला जाएगा? इस सेल में। फिर इसमें ज्यादा हो गया तो इस सेल से इधर, सर इधर कम हो गया, इधर कम हो गया, तो ये फिर बाहर से खींच लेगा। समझ आ रहा है? तो एक कंटिन्यूअस, ये धीरे धीरे सेल टू सेल
जाता जाएगा। किसके कारण जा रहा है पानी? ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ऑस्मोसिस का एक और ये भी इफेक्ट है। तो लिखेंगे भैया द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल into plant roots, the movement of water from soil into plant roots and subsequently to upper parts of plant is partly due to osmosis. कुछ हद तक ऑस्मोसिस के कारण है, सभी कुछ ऑस्मोसिस के कारण नहीं है। ठीक है, पार्टली ड्यू टू ऑस्मोसिस। बाकी आप लोगों ने बायो वाले को पढ़ा होगा, जाइलम, फ्लोएम और दुनियादारी जो है वो सब भी है, लेकिन कुछ रोल ऑस्मोसिस का भी है। ठीक है जी, आ गया समझ में? अच्छा, आगे बढ़ेंगे। अभी जैसे बहुत ठंडी कंट्री है, जैसे एंटार्क्टिका है और है ना, आर्कटिक रीजन है ना, कनाडा है, जहां भयंकर कनाडा में तो फिर भी चलो ठीक है कि धूप ऊप भी आती है, लेकिन जैसे आर्कटिक सर्कल है, पोल्स है, ऐसा नहीं है कि आर्कटिक रीजन में लोग नहीं रहते, लोग रहते। एंटार्क्टिका में कम रहते हैं, मतलब वहां वो कोई परमानेंटली नहीं रहता है, लेकिन आर्कटिक रीजन में लोग रहते हैं, दूसरे वाले पोल में, है ना, वहां पे लोग रहते हैं बाकायदा, वहां कंट्रीज है। एक मैंने डिस्कवरी में वो देख रहा था, दिखाता नहीं, एक डिस्कवरी करके चैनल आता है, उसमें ऑगी एंड द कॉकरोच नहीं आता, अच्छा चैनल है वो, है ना, तो उसमें ऐसे दुनिया भर की चीजें दिखाता रहता है, ज्ञानवर्धक। तो उसमें दिखा रहा था, नॉर्वे करके कोई कंट्री है मेरे ख्याल से, है ना, कंट्री है, उस कंट्री में कोई एक शहर है, आई मे बी रॉन्ग, स्वालबार्ड करके उस जगह का नाम है ना। खैर अपने को तो थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए उतना ही बहुत है। वो भयंकर ठंडा रहता है, भयंकर ठंडा, माइनस में टेम्परेचर रहता है, इतना ठंडा रहता है कि लोगों का वहां पैदा होना और मरना मना है। कोई पैदा हो जाता है मार देते हैं उसको, कैसे पैदा हो गया, है नहीं, कोई मर जाता है तो फिर मार देते हैं, कैसे मर गए, अपराध है। क्यों मरना अपराध है? अब मरेगा तो क्या करेंगे? दफनाना पड़ेगा। हिंदू तो है नहीं उधर, अपन लोग तो जला देते हैं लकड़ी वकड़ी बीन बांध के, है ना, वहां तो क्या करना पड़ेगा? दफनाना। क्रिश्चियन लोग हैं, वो लोग दफनाते हैं, अब वो उनका बिलीफ है, दफना दिया। लेकिन वहां का लैंड कैसा है? ठंडा, जमा हुआ है, तो दफना देते हैं, तो सालों साल वहां बैक्टीरिया का एक्टिविटी नहीं, इतना ठंडा है। जैसे अपन ने फ्रिज में रख दिए तो खराब नहीं हो रहा, तो फ्रिज ही है समझ लो, वो नीचे उसमें रख दिए फ्रीजर में, तो आदमी खराब नहीं हो रहा। हम लोग क्या चाह रहे हैं? उसका बॉडी डिकम्पोज हो जाए या वैसे बैठा रहे? डिकम्पोज हो जाए ना भैया, नहीं तो बाद में वो देख रहे अरे तो अभी भी जीवित है, अच्छा लगेगा क्या? नहीं। तो हम क्या चाहते हैं? उसका बॉडी क्या हो जाए? डिकम्पोज हो जाए, धरती को मिल जाए वापस। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जमीन कैसी? ठंडी, एकदम ऐसी ठंडी जगह है, आदमी नहीं खराब हो रहा। ऐसी जगह खेती वेती हो सकती है? बर्फ में खेती कर पाएंगे? नहीं। तो लोग खाएंगे पिएंगे? नहीं खाएंगे, वो लोग नहीं खाएंगे, भूखे रहेंगे। जो उस एरिया में लोग रहते हैं आर्कटिक सर्कल, वो भूखे रहेंगे, है सोना मांगचुक है, वो लोग 20-20 दिन का उपास रख लेंगे, है नहीं खाएंगे ना कुछ लोग। तो कहां से लाएंगे? एक तो इंपोर्ट करेंगे, हम लोग भेजेंगे पंजाब से गेहूं, छत्तीसगढ़ से चावल, ऐसे टाइप से, है ना, लेकिन ये सब इंपोर्टेड खाना वहां महंगा पड़ेगा। तो कुछ तो लोकली भी सोर्स करेंगे वो लोग। तो लोग लोकली क्या सोर्स कर सकते हैं? मीट, फिश, तो वो नदी से अपना मछली निकाल के ले आते हैं। लेकिन नदी भी जो है वो साल में आधे समय तो जमी है, तो जब खाली थी तब निकाल के ले आए मछली से, है ना, पिघली हुई थी तब निकाल के ले आए। अच्छा, वहां ऐसा नहीं है कि अभी फिश तो हो गया, अब दूसरा जो है मुर्गी, तो मुर्गी नहीं घूम रही वहां, या पोल्ट्री फार्म नहीं है कि मुर्गी पाल रहे हैं। मुर्गी पाल लेंगे तो मुर्गी खिलाएंगे क्या? मुर्गी तो नॉनवेज नहीं खाएगी, मुर्गी तो शाकाहारी है, मुर्गी को तो हमको दाना वाना खिलाना पड़ेगा ना, वो कहां से खाएगी? वहां तो उगी नहीं रहा है कुछ। तो वहां छोटी मोटी चीज नहीं मारते हैं हम लोग, जैसे कि मुर्गी खा लिए, ऐसा नहीं। वहां भाई साहब भालू का शिकार होता है, 250 किलो का भालू, समझ लो, ग्रिजली बियर,
और पोलर बियर इसका शिकार करते हैं, बंदूक लेके, हंटिंग सीजन होता है बाकायदा। अब 250 किलो के भालू शिकार कर लिया, है ना। रेनडियर और हिरण, काला हो सफेद हो कोई सा भी, जो सा दिखे उनको, वो हिरण का शिकार करते हैं वहां। अब हिरण आपने देखा, बारहसिंगा, इतना बड़ा बारहसिंगा है, उसको मार दिया। 4 लोग का परिवार, मियाँ बीबी, 2 ठो बच्चा, दादा दादी तो रहते नहीं है वहां साथ में, है ना। तो अब 4 लोग मिलके 150 किलो का हिरण खा लेंगे, अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे, इतना शरीर में यूरिया बढ़ जाएगा, समझ रहे हो, इतना नॉनवेज नहीं खा पाएंगे। तो ऐसे केस में लोग क्या करेंगे, उसको फेंक देंगे बचे हुए को, नहीं, उसको प्रिजर्व करेंगे। तो अब प्रिजर्व करना, इतना बड़ा बारहसिंगा, ये नहीं है कि पाव भर बचा हुआ फ्रिज में डाल दिए, रात के बनाए थे 2 कटोरी बच गया फ्रिज में डाल दिए, वो बारहसिंगा फ्रीजर में रखना है, समझ रहे हो, मजाक है क्या, उतना बड़ा ना फ्रिज है ना कुछ है। तो वो लोग क्या करते हैं, उसके मीट के ऊपर में नमक लगा देते हैं। मीट के ऊपर क्या लगा दिया, नमक। अब मीट के टुकड़े के ऊपर में नमक लगा दिया, ये मीट का टुकड़ा है, इसके ऊपर नमक लगा दिया। अब ये खराब कैसे होगा, ये कौन इसको खराब करता है आकर के, बिल्ली मुंह मार देती है, कुत्ता काट देता है, कौन खराब कर रहा है इसको, इसको खराब कर रहा है बैक्टीरिया, छोटा सा बैक्टीरिया, वही खराब कर रहा है, बैक्टीरिया लग गया। अब बैक्टीरिया आया यहां पे, ये बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम जो भी है ना, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। मैं पॉजिटिव चार्ज बनाने जा रहा था मजबूरी में, क्योंकि न्यूक्लियस हमारी केमिस्ट्री में पॉजिटिव होता है ना, तो ये इसका न्यूक्लियस हो गया, है ना, या आया। अब इसके अंदर भी फ्लूइड है, जिसमें वाटर की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, पानी है उसके अंदर बैक्टीरिया में। अब बाहर क्या है, ये बहुत ज्यादा सॉल्ट, तो यहां पानी की मात्रा क्या है, कम है। तो क्या होगा बोलो, इसका बैक्टीरिया का पूरा पानी बाहर आ जाएगा और बैक्टीरिया खुद पिचक के मर जाएगा। तो आप यहां हमारा मीट खराब होगा क्या, जितना बैक्टीरिया लगेगा उसका वजन उतना बढ़ते जाएगा, बढ़िया बैक्टीरिया चिपक रहा है नहीं? समझ आ रही बात, मतलब ये बैक्टीरिया हार्मफुल, वैसे तो हार्मफुल है, लेकिन अब कुछ कर पाएगा क्या ये, क्योंकि बेचारा खुद सिकुड़ के मर जाएगा। समझ में आई बात। तो जो शिकार करने आया था हमारे मीट का, उसका खुद का शिकार हो जाएगा। समझ आई बात भैया, ठीक। तो लिखेंगे भैया, प्रिजर्वेशन ऑफ मीट, प्रिजर्वेशन ऑफ मीट बाय सॉल्टिंग, नमक डाल दिया, प्रिजर्वेशन ऑफ मीट बाय सॉल्टिंग। अच्छा, वो देखा है आपने, कीवी आता है एक तो वो सूखा हुआ, या आपने वो मुरब्बा खाया, मुरब्बा, मुरब्बा और अचार में बेसिक डिफरेंस क्या है, मुरब्बा, हाँ, मुरब्बा मीठा होता है नहीं, और अचार जो है वो जनरली खट्टा होता है। वो मीठा क्यों होता है, उसमें क्या डाल देते हैं अपन, शक्कर। तो शक्कर डालने से भी क्या होगा, मैंने कोई फल है, मान लो वो कीवी है जो आ रहा है ऑस्ट्रेलिया से, अब वो कीवी जो है उसमें मैं नमक डाल दूं उसको प्रिजर्व करने के लिए, अच्छा लगेगा क्या नमक वाला कीवी खाने में, नहीं, है ना। अब ये तो क्या है कि अपन झड़ा के बाद में प्याज व्याज डाले तो बराबर हो जाएगा, लेकिन यहाँ ये तो नहीं लगेगा, तो इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें शक्कर डाल देते हैं। तो शक्कर डालने से क्या होगा, अब इसके ऊपर शक्कर की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, अब बैक्टीरिया आएगा तो भी क्या होगा, उसका एक्सोस्मोसिस हो जाएगा। समझ में आई बात भैया। तो क्या लिखा है, प्रिजर्वेशन ऑफ मीट बाय सॉल्टिंग और फ्रूट्स बाय एडिंग शुगर, fruits by adding sugar protects them against bacterial action, protects them against bacterial action, ठीक, full stop। a bacterium on salted meat, a bacterium on salted meat or candied fruit, salted meat or candied fruit, कैंडिड, DID, कैंडिड मतलब मीठा फल, वो है ना, कैंडिड, कैंडी बनाया हुआ फल, ऐसा बोल सकते हो, कैंडिड फ्रूट लूजेस वाटर
बाय ऑस्मोसिस, लूजेस वाटर बाय ऑस्मोसिस, श्रिवल्स, SHRIVEL, श्रिवल्स, एंड डाइज, सिकुड़ जाता है और फाइनली मर जाता है। समझ में आया? इससे क्या होगा? बैक्टीरिया ही नहीं रहेगा तो फल और मीट खराब नहीं होगा। समझ में आ गया? पक्का? ठीक। तो इतना एप्लीकेशन है ऑस्मोसिस का। क्या क्या एप्लीकेशन है? सब्जी में डाल के सब्जी को ताजा बनाए रखना, है ना, फूल मुरझा जाए उसमें डाल देने का, है ना, और नॉर्मल सलाइन हो गया, अचार हो गया। और अभी एक तो जेई में सवाल आया है, मैं आज ही सुबह वहां करा रहा था रायपुर में, कि अंडे का हमने आउटर शेल हटा दिया, अंडे का आउटर शेल हटा दिया, एसिड में डिसॉल्व करोगे हट जाता है। एसिटिक एसिड विनेगर में, घर में भी आपके पास में विनेगर हो, उसमें डाल दो एक अंडे को, थोड़े समय 1-2 दिन के बाद उसका आउटर शेल गायब हो जाता है। फिर उसके बाद में बच जाती है, अंडा है वो, अंडा है यानी क्या है? एक सेल है, एग सेल है, तो उसके ऊपर में एक मेम्ब्रेन बच जाती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब उसको उठा के मैंने कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में रख दिया, अंडे का वो हटा करके उसको कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में रख दिया, तो क्या होगा? बाहर कंसंट्रेटेड है, बाहर पानी की मात्रा कम है, तो अंडे का पानी कहाँ चला जाएगा? बाहर। पानी बाहर चला गया तो अंडा क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। तो यही उसका आंसर था, एग विल श्रिंक, स्वेल, नो चेंज, बस्ट, इस टाइप का। तो क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। समझ आ गया? पक्का? ठीक। तो ये हेडिंग डाल के छोड़ेंगे भैया, मतलब हेडिंग नहीं, अगला पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट ही लिखाने 2-4 पॉइंट, अगला पॉइंट लिखेंगे। मतलब अब ये उसके इफेक्ट हो गए, अब कुछ पॉइंट है, तो या तो आप नोट करके लिख लो, ऐसा कुछ भी। ऑस्मोटिक प्रेशर is the best colligative property. Osmotic pressure is the best colligative property to measure. Osmotic pressure is the best colligative property to measure molar mass of biopolymers, molar mass of biopolymers such as protein, molar mass of biopolymers such as protein, because अब इसका 2 कारण है जो मैं आपको अगली क्लास में आके, है ना, अगली क्लास तक इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है जी? चलो धीरे धीरे समझ आना शुरू होगा। अभी न्यूमेरिकल, अभी चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अपन, थोड़ा समय लगेगा, और बहुत टेंशन नहीं लेने का। 2 लेक्चर का बचा है चैप्टर, 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करेंगे, पीछे का मैं पढ़ा दूंगा आप लोगों को। ठीक है? लेकिन छुट्टी नहीं मारना, चलने दो, 2-3-4 लेक्चर, है ना। बैकअप क्लास, आज वो मैडम की क्लास है, तो ये वाली क्लासरूम ऑक्यूपाई हो जाएगी। तो आज तो चले जाओ, अपन 1-2 दिन में दिमाग बनाते, प्लान बनाते कैसे करना है, फिर करते हैं। ठीक है? चलो, बायो की क्लास है बेटा, तो जिनकी होगी वो लोग रुक जाएंगे। सर नमस्कार। सर देखेगा व्हाट्सएप में? नहीं, पढ़ा रहा था। 2 मिनट, एक कॉल कर लूं, एक पेरेंट का फोन आ रहा है। नहीं नहीं, मैडम की क्लास हुई क्या? अभी 15 दिन। वाह, तो तू तो कल बोल रहा था मैं छुट्टी कर दिया बच्चे लोग की। अब जान दो, लोग कर दिया छुट्टी। हाँ, वो बच्चे लोग आ जाए फिर एक साथ करेंगे। धीरे धीरे आएगा बेटा समझ में ना। मैडम की क्लास नहीं है वैसे, लेकिन अब छोड़ो, अब आज वो भी बच्ची भी नहीं आई है, तो 1-2 दिन के बाद कर लेंगे। वैसे मोल पढ़ाने वाला था, मोल के तो एक्सपर्ट हो तुम लोग, कर लोगे। वो तो उनको कल ही बोला था मैं ले आना, करके नहीं लाए।